हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हम लोग इस अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। ये है आपका अध्याय 3। फ्री टेस्ट है asanbiharboard.co.in पे, जिस पे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। 10वीं से ही नौकरी की तैयारी करना है। इसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ताकि तुम अपने उद्देश्य से भटक नहीं जाओ। मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। और ये चित्र है, क्योंकि जब हम किसी देश के बारे में बात करते हैं, किसी नगर के बारे में बात करते हैं, तो हमको ये पता हो कि वो दुनिया के किस हिस्से में है, कैसा दिखता है। देखो यहाँ पर ये अपना इंडिया है, म्यांमार से सटा हुआ, और इसी जगह पे क्या है, चाइना है। इसलिए इसका नाम है हिंद चीन, क्योंकि ये जो एरिया है, इसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ से ये जो एरिया है, ये इसको हिंद चीन इसलिए कहते हैं कि इन दोनों देशों की संस्कृति पर भारत और चाइना का प्रभाव है। जैसे संस्कृत यूज होता है थाईलैंड में, आज भी देखोगे तो, और इसका जो मकान का जो मकान ये लोग बनाते हैं वो चीनी ढंग से बनाते हैं। तो दोनों संस्कृति का यहाँ पर प्रभाव है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करो और इसको उतार लो अपनी कॉपी में, और इसको तुमको रटना है। मैं इसी का लाइन का एक एक चीज़ का तुम लोगों को व्याख्या करूँगा। तो चलो व्याख्या करते हैं। क्या है पहला लाइन? पहला लाइन है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के प्रायद्वीपीय क्षेत्र हिंद चीन देश कहलाते हैं। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने कंबोडिया में अंकोर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये लाइन है, इसका अब हम व्याख्या करते हैं। देखो यहाँ पर एक शब्द है प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय क्षेत्र का मतलब हुआ यह 3 तरह से पानी से घिरा हुआ है। द्वीप, द्वीप मतलब होता है चारों तरफ से, प्रायद्वीपीय मतलब हुआ 3 तरफ से। जैसे भारत एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ हिमालय पहाड़ है यानी लैंड है। तो ये हिंद चीन देश कहलाते हैं। ये कौन से प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं जो हिंद चीन देश कहलाते हैं? एक का नाम है वियतनाम, दूसरा का नाम है लाओस और तीसरा का नाम है कंबोडिया। और इसमें हम इन्हीं सभी देशों के बारे में पढ़ेंगे। कहता है 12वीं शताब्दी में, ठीक है, 12वीं शताब्दी बोले तो 1201, 1202, 1203 इस तरह से। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय, नाम क्या है? सूर्यवर्मा द्वितीय। देखो नाम से ही क्लियर है कि ये हिंदू है, भारत से संबंधित है। ये राजा क्या किए थे? कंबोडिया में, देश का नाम है कंबोडिया, वहाँ पर अंकोर मंदिर का निर्माण करवाए थे। बहुत ही सुंदर और प्राचीन मंदिर है। कंपटीशन में ये क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। ये जो अंकोर वाट का मंदिर है, अंकोर वाट वो लोग लिखता है। और जिस समय स्मार्टफोन नहीं आया था, बटन वाला फ़ोन था, उस समय इसी मंदिर को लेकर के गेम भी बनाया गया था, जो कि बटन वाले फ़ोन में खेला जाता था। हम लोग भी खेला करते थे जिस समय स्टूडेंट थे। तो चलो इसमें से देखते हैं क्वेश्चन क्या सब पूछता है। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछेगा, हिंद चीन देश कौन कौन है? 4 ऑप्शन दे देगा। तो उसमें 3 ऑप्शन जिसमें होगा वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, उसको हम लोग टिक मार देंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, अंकोर मंदिर किस देश में स्थित है? बहुत जगह अंकोर वाट भी लिखता है, इसको कंफ्यूज मत होना। अंकोर और अंकोर वाट दोनों सेम चीज़ है। तो आंसर हो जाएगा कंबोडिया। क्या आंसर हो जाएगा? कंबोडिया। फिर क्वेश्चन पूछेगा, अंकोर मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। अब क्वेश्चन पूछेगा, सूर्यवर्मा द्वितीय ने कंबोडिया में अंकोर मंदिर का निर्माण कराया था, यह किस शताब्दी में करवाया था? तो आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी में करवाया था। यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो अब हम लोग दूसरा स्लाइड में देखते हैं क्या है। अब हम लोग उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं जो उपनिवेश था। तो ये लोग भी किसी न किसी के अधीन था। तो अधीन की प्रक्रिया कैसे हुई उसको देख रहे हैं। पुर्तगाली ही पहले व्यापारी थे जो भारत के साथ साथ
दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से जुड़े थे, परंतु फ्रांसीसियों कोलोन ने 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन में अपना प्रभाव जमाया। देखो क्या कहता है पुर्तगाली ही पहले व्यापारी थे। ध्यान दे, यहाँ पर जो भी यूरोपियन आए वो व्यापारी बन करके आए और फिर यहाँ पर कब्जा जमा लिया। ये पहले व्यापारी थे जो भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से जुड़े थे। क्वेश्चन पूछेगा भारत सबसे पहले कौन आया था, ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली, तो आंसर होता है पुर्तगाली। तो वो भारत तो आया ही था। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट के बंदरगाह पर उतरा था। तो कहता है कि भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से भी पुर्तगाली ही थे। पहले पुर्तगाली ही सभी जगह गए, लेकिन क्या, फ्रांसीसियों, जिसको कोलोन कहा जाता था, कहाँ कोलोन कहा जाता था, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में, 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन में अपना प्रभाव जमा लिए थे। ये सब क्या किए थे, फ्रांसीसी पूरी हिंद चीन पे कब्जा कर लिए। जिससे भारत में अंग्रेजों का कब्जा हो गया, उसी तरह हिंद चीन में किसका कब्जा हो गया, फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया। और हिंद चीन देश में जो फ्रांसीसी थे उनको एक अलग नाम दिया गया, उसका नाम दिया गया कोलोन। क्या नाम दिया गया, कोलोन। जैसे हम लोग ब्रिटिश को यहाँ गोरा कहते हैं ना, उसी तरह फ्रांसीसियों को वहाँ कोलोन कहा गया। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सबसे पहले कौन आया, तो आंसर हो जाएगा पुर्तगाली आया। क्या आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली आया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में किसने अपना प्रभाव जमाया, तो आंसर हो जाएगा फ्रांसीसियों ने अपना प्रभाव जमाया। फिर क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में या हिंद चीन में फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था, तो आंसर हो जाएगा कोलोन कहा जाता था। फिर पूछेगा फ्रांसीसियों ने किस शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन में अपना प्रभाव जमाया, तो आंसर हो जाएगा 20वीं शताब्दी के आरंभ तक। ये सब क्वेश्चन इसमें पूछता है और तुमको पूछेगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। फान बाओ चाउ ने, नाम है फान बाओ चाउ ने, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दी। न्यूगन आई क्वाक हो ची मिन्ह ने 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। जॉन ग्वेन आई ने अनामी दल आतंकी विचार वाली की स्थापना की। ये लाइन है, इसको अब हम लोग एक एक करके व्याख्या करते हैं। चलो देखते हैं। एक बुक है, उसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। देखो इसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ये है। इसका देखो हिंदी करते हैं, अंग्रेजी की भी सेपरेट वीडियो है, तुम वहाँ जाकर अंग्रेजी भी सीख सकते हो। जब भी किसी में प्रीपोजिशन और वर्ब नहीं हो तो उसका हिंदी हम पीछे से चलते हैं, इधर से हिंदी करते हैं। तो इसका हिंदी हो जाएगा वियतनाम के लॉस का इतिहास। यहाँ पे लॉस का हिंदी हो जाएगा बर्बादी। किसी देश की बर्बादी होती है तो वियतनाम के बर्बादी का इतिहास। तो देखो जब बर्बादी की बात को यह लिखेगा तो क्या हो जाएगा, हलचल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हलचल हो जाएगा। इस बात को किसने लिखा, फान बाओ चाउ ने लिखा। किसने लिखा, फान बाओ चाउ ने लिखा। इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि इस पे ध्यान नहीं भटके। ध्यान को एकाग्र रखना बहुत बड़ा जरूरत है। फान बाओ चाउ ने एक किताब लिखा जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। इसने जब ये किताब लिखी तो पूरे वियतनाम में क्या हो गया, हलचल पैदा हो गया। क्या हो गया, हलचल पैदा हो गया। उसके बाद जब हलचल पैदा हुआ तो बहुत सारे लोगों ने चीज़ों को समझा और विरोध करना शुरू किया।
उसमें से एक व्यक्ति हैं जो वहाँ के बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हैं, जिनको कि जैसे अपने यहाँ महात्मा गांधी का सम्मान है वैसे ही वहाँ उनका सम्मान है, जिनका नाम है हो ची मिन्ह। इस नाम से ये लोकप्रिय हुए। इनका वास्तविक नाम था न्यूगन आई क्वाक। क्या नाम था? न्यूगन आई क्वाक। ने 1925 ईस्वी में, कब? 1925 ईस्वी में एक दल बनाया जिसका नाम था वियतनामी क्रांतिकारी दल। इसका गठन किया हो ची मिन्ह, जिनका नाम था न्यूगन आई क्वाक। उसके बाद ये समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे, लेकिन कुछ और लोग भी थे जो आतंकी विचार वाले थे। क्या थे? आतंकी विचार वाले थे। उनमें से एक व्यक्ति का नाम था जॉन गुएन आई। क्या नाम था उसका? जॉन गुएन आई ने अनामी दल की स्थापना की, और ये जो दल है वो क्या है? आतंकी विचार वाला है। क्लियर हो गया? अब मैं तुम लोगों को यह बताता हूँ इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। पहला क्वेश्चन है, फान बाओ चाउ ने किस किताब को लिखा? तो आंसर हो जाएगा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, हो ची मिन्ह का वास्तविक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा न्यूगन आई क्वाक। क्लियर हो गया? इसके बाद पूछेगा, न्यूगन आई क्वाक ने वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कब किया? तो आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में किया। अब क्वेश्चन पूछेगा, अनामी दल की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा जॉन गुएन आई ने की। हमेशा आई को अगर हम ऐसा लिखें तो आई मतलब होता है आँख, यानी आँख निकालने का बात किया। आई आँख निकालने का बात करेगा तो क्या हो जाएगा? आतंकी विचार वाला हो जाएगा। ठीक है। पूछेगा क्वेश्चन, अनामी दल किस विचार वाली संस्था थी? तो आंसर हो जाएगा आतंकी विचार वाली संस्था थी। क्लियर हो गया? इससे बाहर अब नहीं पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। क्रांति शुरू हो चुका है, लोग का विरोध भी शुरू हो चुका है। तो अब देखो क्या क्या होता है वहाँ पे। 1939 में होआ होआ नामक एक बौद्धिस्ट धार्मिक आंदोलन शुरू हो चुका था। 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ। इस क्रम में दिएन वियन फू पर गुरिल्ला सैनिकों ने आक्रमण किया और इस पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझते हैं क्या क्या है इस लाइन में। कहता है, बौद्धिस्ट धार्मिक आंदोलन। बौद्धिस्ट क्यों है? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। उन्होंने एक धार्मिक आंदोलन शुरू किया। ये लोग क्या कर रहे थे? आत्मदाह कर रहे थे। उस आंदोलन का नाम था होआ होआ, जो कब शुरू हुआ? 1939 ईस्वी में हुआ। जब तिब्बत पे भी चाइना ने आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में कर लिया, तो वहाँ पर जो अपराइजिंग हुआ लोगों का, अपराइजिंग एक अंग्रेजी का शब्द है अपराइजिंग। अंग्रेजी की वीडियो मेरी जरूर देखना। अपराइजिंग मतलब होता है लोगों द्वारा विद्रोह। अप मतलब ऊपर, राइज मतलब उठना, ऊपर उठा यानी लोग ऊपर उठा यानी विद्रोह किया। तो वहाँ भी बौद्धिस्ट धार्मिक आंदोलन नहीं हुआ और वो लोग भी आत्मदाह ही करते थे। अब तो खैर इस सब घटना को दबा दिया जा रहा है, तिब्बत को पूरी तरह से चीन ने अपने कब्जे में कर लिया है। तो वहाँ भी हुआ था। अब कहता है 6 मार्च 1946 ईस्वी को समय बढ़ता गया। एक समझौता होता है हनोई समझौता, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि फ्रांस कमज़ोर हो चुका था। किसके बीच हुआ? फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ। जब समझौता चल ही रहा है, समझौता हो भी जाता है, जब हम क्रम की बात करते हैं तो 5-6 साल के क्रम की बात करते हैं। तो कहता है इसी क्रम में दिएन वियन फू पर, जगह का नाम है दिएन वियन फू। क्या नाम है जगह का? दिएन वियन फू। इस पर गुरिल्ला सैनिकों ने, देखो ये लोग जो सैनिक थे वियतनामी, वो गुरिल्ला वार करते थे, क्योंकि इससे फ्रांस को हराना आसान था। उन्होंने आक्रमण किया और जब आक्रमण किया तो वो उस पर जीत भी गए और इस पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया। यहाँ पर एक शब्द है साम्यवादियों। साम्यवादी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोग क्या हुए थे? रूस के प्रति निष्ठा को प्रकट कर चुके थे। हम लोग पढ़ ही चुके हैं समाजवाद और साम्यवाद। रूस में क्रांति हो गई, चाइना में भी साम्यवादियों की सरकार आ गई, तो उसी से प्रभावित होकर के ये सभी साम्यवाद हो चुके थे। और फ्रांस और अमेरिका क्या है? पूंजीवाद का प्रतीक है। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछता है।
पहला क्वेश्चन पूछेगा होवा होवा किस प्रकार का आंदोलन था, तो आंसर हो जाएगा बौद्धिक धार्मिक आंदोलन था। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा होवा होवा किस ईस्वी में शुरू हुआ, तो आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी में शुरू हुआ। फिर क्वेश्चन पूछेगा हनोई समझौता कब हुआ, तो आंसर हो जाएगा 6 अक्टूबर 1946 ईस्वी को हुआ। फिर क्वेश्चन पूछेगा 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता किसके बीच हुआ, तो आंसर हो जाएगा फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है, मैंने 6 अक्टूबर बोल दिया, यहाँ पे 6 मार्च 1946, उसको थोड़ा फिर से पीछे जा करके करेक्ट कर लो। अब क्वेश्चन पूछेगा किस पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया, तो आंसर हो जाएगा दिएन वियन फू पर। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा दिएन वियन फू पर गुरिल्ला सैनिकों ने आक्रमण किया, तो इस पर किस प्रकार के लोगों का अधिकार हो गया, तो आंसर हो जाएगा साम्यवादियों का अधिकार हो गया। यही क्वेश्चन है, यही आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए आगे क्या है। अब देखो लड़ाई चल रही है, लड़ाई बढ़ते जा रही है, तो अब साल आता है 1954। कहता है 1954 में जिनेवा समझौता में वियतनाम को उत्तरी एवं दक्षिणी हिस्सों में बांट दिया गया। इधर 1954 में कंबोडिया राजधानी नाम पेन्ह में नरोत्तम सिंहानुक को शासक माना गया। इसको अब समझते हैं। जब वियतनाम के लोग विरोध कर रहे थे तो फ्रांसीसियों ने एक नया तरीका निकाला, अमेरिकियों ने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया, वियतनाम को उत्तरी एवं दक्षिणी हिस्सों में बांट दिया। बांट देने से क्या होगा, लोगों की एकता कमज़ोर पड़ गई। और ऐसा कैसे किया, 1954 में उन्होंने एक समझौता किया जिसका नाम था जिनेवा समझौता, और इसके आधार पर इसको बांट दिया। और 1954 में ही उन्होंने एक काम और किया, कंबोडिया जो देश है वियतनाम के बगल में, जिसकी राजधानी क्या है, नाम पेन, वहाँ पर एक व्यक्ति है, उनका नाम है नरोत्तम सिंहानुक, उनको शासक मान लिया गया। ठीक है। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ, तो आंसर हो जाएगा 1954 में हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा 1954 में जो जिनेवा समझौता हुआ उसमें वियतनाम को किस हिस्सों में बांट दिया गया, उत्तरी एवं दक्षिणी। ध्यान दे, पूरब और पश्चिम नहीं, उत्तरी एवं दक्षिणी। क्वेश्चन पूछेगा कंबोडिया की राजधानी क्या है, तो आंसर हो जाएगा नाम पेन है। अब क्वेश्चन पूछेगा कंबोडिया में नरोत्तम सिंहानुक को शासक माना गया, कब माना गया, तो 1954 ईस्वी में माना गया। अब क्वेश्चन पूछेगा 1954 में कंबोडिया जिसकी राजधानी नाम पेन है उसमें किसको शासक माना गया, तो आंसर हो जाएगा नरोत्तम सिंहानुक को माना गया। यही एक दो लाइन है जिसको घुमा फिरा के कई प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। फिर समय बढ़ा, जिनेवा समझौता के बाद 5 अगस्त 1964 को, कब, 5 अगस्त 1964 को, 62 में चीन की लड़ाई हुई थी, 64 में ही जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। मेरे ख्याल से, मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन शायद यही साल है। अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर दिया, जिस पर प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल ने अदालत लगाकर अमेरिका को दोषी ठहराया। चलो इसका व्याख्या करते हैं। देखो, जब उत्तरी वियतनाम के लोग बहुत ही एग्रेसिव होकर के लड़ाई कर रहे थे तो अमेरिका इस युद्ध में कूद जाता है। कब कूदता है, तो 5 अगस्त 1964 ईस्वी को कूद जाता है और लड़ाई में शामिल हो जाता है। इस युद्ध की एक बहुत अच्छी फोटो है जहां 10 सैनिक मिलकर के झंडा को उठा रहा है, क्योंकि जब अमेरिका इस युद्ध में कूदा तो पहली बार अमेरिका सैनिकों की लाशें बोरों में भर भर करके अमेरिका जाने लगी। तो वहां पर क्या हुआ, लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। उसी विरोध प्रदर्शन में वहाँ के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिनका नाम था रसेल, उन्होंने अदालत लगा के अमेरिका को दोषी ठहराया। तो उस फोटो में क्या हुआ था ना कि किसी भी सैनिक की फोटो क्लियर नहीं आई थी,
बाद में अमेरिकी सरकार ने क्या किया, 4-5 गो सैनिकों, चूँकि फोटो क्लियर था नहीं कि उसमें कौन व्यक्ति है, उन्होंने 5 सैनिकों को तैयार किया, उसको अमेरिका का टूर करवाया कि यही सैनिक है। इस पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मूवी बनी है, उस मूवी को मैंने देखा है। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा तुमको, इसमें क्वेश्चन पूछेगा उत्तरी वियतनाम पर कब आक्रमण कर दिया गया, तो आंसर हो जाएगा 5 अगस्त 1964 को किया गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा किस दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को दोषी ठहराया, तो आंसर हो जाएगा रसेल। क्या आंसर हो जाएगा, रसेल। आगे बढ़ते हैं। विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है और वियतनाम के लोग हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो कहता है अंततः अंतिम में 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति का समझौता हुआ। अमेरिका राष्ट्रपति निक्सन, बहुत ही कंट्रोवर्शियल राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप से पहले यही कंट्रोवर्शियल थे और इन्हीं के ऊपर महाभियोग भी चला था। क्वेश्चन पूछता है अमेरिका के किस राष्ट्रपति के ऊपर चला था, तो निक्सन को अपनी सेनाएं वापस बुलानी पड़ी। 1 अप्रैल 1975 में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, ये सब लाइन है। तो चलो इसको हम लोग समझते हैं। जब समय आया 27 फरवरी 1973 को, तो लड़ते लड़ते अमेरिका और फ्रांस थक चुका था, तो पेरिस में एक समझौता होता है जिसमें युद्ध की घोषणा हो जाती है। घोषणा हुआ तो उसमें क्या हुआ, अमेरिका को अपनी सैनिक वापस बुलानी पड़ी और उस समय वहाँ के राष्ट्रपति थे निक्सन। उसके बाद 2 साल के बाद उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के लोगों ने क्या किया, मिल गए और वो डेट था 1 अप्रैल 1975। तो देखो इसमें क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति कब हुई, तो आंसर हो जाएगा 27 फरवरी 1973। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा निक्सन कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा आंसर, अमेरिका। अब क्वेश्चन पूछेगा किस तारीख को उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ, तो आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1975 ईस्वी। क्लियर है, समाप्त हो गया है। अब asanbiharboard.co.in पर जाओ, लैपटॉप में ऐसा दिखेगा और मोबाइल में ऐसा दिखेगा। उसके बाद दूसरी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, उसका नाम है लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से संबंधित वीडियो होगा। तो फिलहाल asanbiharboard.co.in पर जाके हम लोग टेस्ट को देते हैं।